नई पार्लियामेंट के बजाय कोई बढ़िया वर्ल्ड क्लास कॉलेज बनाओ तो मेरी बात समझ में आती है, लेकिन वो उनका प्रायोरिटी नहीं है। तो ये हमें खुद करना पड़ेगा, चूंकि हम पिछड़े हुए हैं और हम पे एक ही हथियार बचा है, ये आखिरी। चूंकि ना बंदूक से लड़ सकते हो, ना लाठी से, एजुकेशन से लड़ सकते हो। अपने बच्चों को बढ़िया तालीम दो, फिर आपके बच्चे कहीं नहीं पिछड़ेंगे। आरक्षण आपको हो चुका है, इसी आरक्षण में इतनी बड़ी तादाद में आपके बच्चे निकल जाएंगे, और जब वो डीएम, एसएसपी और अफसर होके बैठेंगे तो आपकी तो जय जयकार हो जाएगी। फिर क्या चाहिए आपको? लेकिन मैं फिर दोहराऊं, आप ये जो काज करना है, और मेरा एक साथी था, वो आया एक दिन कि जी कर्जे में हो गया। मैं क्यों? कहने मेरा बाप मर गया था पिछले महीने, गांव वालों ने बिठा के 40 गांव की चिट्ठी फड़वा दी। मैं कहा फिर? कहने जी बहुत पैसे खर्च हो गए। मैं क्यों? तेरा बाप इससे सूरजमल बन गया क्या? कि जी ना। मैं कहा सालो ये काम छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इनमें, दहेज छोड़ दो। राजस्थान की तो महिलाओं से हाथ जोड़ के कहता हूं, ये सोने का, यहां तक के सोने का चलन छोड़ दो। ये सारी चीजें छोड़ के सारा पैसा बच्चे की बढ़िया से बढ़िया तालीम करने में लगा दो। उसे बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में भेजो, यूनिवर्सिटी में भेजो। जब वो पढ़ के वहां से निकलेगा तो वो इतना ताकतवर होगा कि जिनसे आप डरते दबते थे वो उससे डरने दबेंगे, वो उसे सलाम करेंगे। जब चौधरी साहब की पार्टी हरियाणा में बिल्कुल नहीं थी और देवीलाल जी के पास में और बागड़ी जी गए और हमने कहा चौधरी साहब पार्टी ज्वाइन कर लो। उन्होंने कहा नहीं, काहे की पार्टी है तुम्हारी, मैं नहीं ज्वाइन करता। मैंने एक मीटिंग चौधरी साहब की कराई बड़ी भिवानी में, 1 लाख आदमी था, और मैंने उसमें कहा कि अगर आप साथ दे दोगे तो 6 महीने में चौधरी चरण सिंह को लाल किले पे चढ़ा देंगे। आप मेरा यकीन करें, पूरी भीड़ स्टेज पे के पास आ गई जय जयकार करती हुई, और मुझे चौधरी साहब ने कहा कि पूरे हरियाणा में ये मीटिंगें करके ये बात बोल दो, इसी पे खड़े हो जाएंगे। आप हैरत करोगे कि हरियाणा में लोक दल इसी बात पे खड़ा हो गया कि लाल किले पे चरण सिंह को चढ़ाना। तो हमारा तो वो सपना रहा है शुरू से, और हमारे इमेजिनेशन का हिस्सा रहा है, हमारे इतिहास का हिस्सा रहा। इसी तरह सिखों के इतिहास का हिस्सा रहा। प्रधानमंत्री के अलावा अगर किसी को अधिकार है उस पर झंडा फहराने का तो वो हमें है। उसमें मुझे कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता अगर हमारा कोई लड़का लाल किले पे झंडा फहराया है। उस जगह तो नहीं फहराया जहां प्राइम मिनिस्टर ने फहराया था। एक तरफ एक खंबा था, उस पर टांग दिया था उन्होंने, और तुमने ऐसा बना दिया कि जैसे बड़ा खतरनाक काम हो गया, देशद्रोह का काम हो गया। ये सब मत करो, सीधे सीधे बैठो। भाई तुम्हारी ये मांगे, ये हम मान सकते हैं, ये नहीं मान सकते हैं। ये जो मैंने तो बल्कि ये कहा प्रधानमंत्री जी से कि आप राजा हो, आप बड़े हो, आप ये कहो किसानों को कि भाई तुम गलत हो, मैं सही हूं, फिर भी मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं, चूंकि मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं देख सकता, तो आप बहुत बड़े हो जाओगे। तो वो अब मैं नहीं बताता उन्होंने क्या कहा और कैसे रिएक्ट किया, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि ये भी मैंने कहा कि ये सिर्फ एमएसपी आप मान लें, ये तीनों कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखे हैं, सिर्फ एमएसपी मान लो तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन एमएसपी के बिना तो हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारी हर फसल की डिस्ट्रेस सेल होती है। हम बोने चलते हैं एक दाम होता है, काटने चलते हैं दूसरा दाम होता है, और एमएसपी से नीचे दाम मिलता है हर फसल का हर साल। उसके बिना तो किसान नहीं मानेंगे और उसको ये देना नहीं चाहते। उसका कारण मैं आपको बताना नहीं चाहता, आप जानते होंगे। उसमें किसी का नुकसान होता है एमएसपी लागू हो जाने से। जिन्हें एमएसपी से किसानों की जो डिस्ट्रेस सेल है वो चाहिए, और किसानों को कम दाम पे उनका माल खरीद के फिर
बड़े दाम पे बेचने के लिए जो बैठ गए बाजार में। एक अडानी का तो एक 500 एकड़ में गोदाम बन गया उसमें पानीपत में, जब तक पार्लियामेंट में कानून भी पास नहीं हुआ था। तो आप ये बताओ कि उसको क्या फायदा होगा अगर एमएसपी हट गई। पर मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि सरकार और नो सरकार एमएसपी रहेगी, एमएसपी कानून बनेगी और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा। आज ये स्थिति है कि हरियाणा के किसी गांव में चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकता, पश्चिमी यूपी के किसी गांव में हमारा मिनिस्टर नहीं जा सकता है, रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकता है, गमी में भी नहीं जा सकता। तो मुझे बताओ कि फिर दिल्ली में राज करने का आपका क्या फायदा है? जिद करके बैठ गए हो आप। भाई आप बैठाओ, सामने बात करो, आपकी कोई बेइज्जती नहीं है। आपके किसान हैं, इतने बुरे हाल में रहते हैं, इतने बुरे हाल में खेती करते हैं, उनकी ये छोटी सी बात मान लो, क्या बिगड़ जाएगा आपका? और माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आपका काम चल जाए इसे बिना मान। तो एक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एजुकेशन का देश में ये हाल है। मैं मिनिस्टर रहा हूं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का। एक आपके यहाँ के मिनिस्टर थे जो अब गवर्नर हो गए, मेरे अच्छे दोस्त हैं, जगदीप जी। वो मेरे नीचे डिप्टी मिनिस्टर थे, मैं वीपी सिंह का स्टेट मिनिस्टर था और वो डिप्टी मिनिस्टर थे। तो वो मेरे पास एक दिन आए कि यार मेरा महकमा बदलवा दो। मैं कहा क्यों? कहने लगे मैं जाता हूँ तो चौधरी लोग कहते हैं जी क्या महकमा है ये? पार्लियामेंट्री अफेयर्स था वो। उन्होंने कहा मेरे लोगों की तो समझ में नहीं आता क्या है। तो मैंने कहा जनवरी में गारंटीड बदलवा दूंगा, वो सरकारी चली गई नवंबर में। तो ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होकर मैंने देखा कि देश की संसद में पिछले 70 साल तो नहीं हुए, संसद को तो कम ही साल हुए हैं, एक बार भी शिक्षा पे बहस नहीं हुई है। बजट पास होता है तो बहुत महकमों पे बहस होकर तब पास होता है, लेकिन शिक्षा का बजट बाकी जो 6, 7, 8 महकमे रह जाते हैं उनके साथ क्लब करके, इकट्ठा करके और बिना बहस के पास कर दिया जाता है, जिसे गिलोटिन करना यानी फांसी देना कहते हैं। तो शिक्षा के बजट को पिछले जब से संसद है तब से आज तक गिलोटिन किया गया, कभी उस पर बहस नहीं हुई। और आज तक 6% बजट के टोटल का 6% से ज्यादा उस पर खर्चा नहीं हुआ है। और नतीजा ये है कि पूरी दुनिया में इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी है जिससे 170, 160, 100, 110 इतने नोबेल प्राइज विनर हैं। अमेरिका की 7-8 यूनिवर्सिटी हैं और हिंदुस्तान में कितने नोबेल प्राइज विनर हैं? 11 हैं, जिनमें 6 विदेश में हैं। एक मदर टेरेसा है, एक रविंद्रनाथ टैगोर है। तो शिक्षा के बूते पे 5 आदमी भी हमने ऐसे पैदा नहीं किए जिनको नोबेल प्राइज मिल सकता हो, क्योंकि हमारी शिक्षा की वो क्वालिटी नहीं है। हमारी शिक्षा की क्वालिटी कैसे हो? हम तो 6% से ज्यादा खर्चा ही नहीं करते हैं। और एक मैंने वो जिक्र किया आपको कि वो 14 तल्ले का मकान रखेंगे, एक मंजिल पे कुत्ते रहेंगे, एक पे चाबियां रहेंगी, एक पे ड्राइवर रहेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए एक धेले की चैरिटी नहीं करेंगे। दुनिया के बड़े लोग, लॉर्ड गिल्डॉफ है, बहुत बड़ा म्यूजिशियन है इंग्लैंड का, अपनी सारी आमदनी दे देता है एजुकेशन के लिए, अपने लिए, अफ्रीका के गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए। और जहां जहां दुनिया के राज्याध्यक्षों की मीटिंग होती है वहां जाके उनसे कहता है 2 पैसा मांगता है। ऐसे ही लेवी है, लीवी करके है, ये दोनों संगीतज्ञ हैं। ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला है, इसने अपनी पूरी दौलत का करीब 90-95% दान में दे रखा है शिक्षा के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो ये पैसे वाले हैं,
लड़की की शादी में चेक से 300 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, और बिना चेक कितना हुआ होगा आप अंदाजा लगा लो। आप ये करेगा, लेकिन एक पैसा सिपाहियों को या हमारे इनको शिक्षा वालों को, हमारी संस्थाओं को दान नहीं देगा यहाँ का। तो मैं ये कहता हूं कि भाई इनको तुम क्यों सेठ मानते हो, इनको तुम क्यों बड़ा मानते हो, ये तो सड़े हुए आलू की बोरी हैं, ये कुछ है ही नहीं। इनका सम्मान ही मत करो समाज में। समाज में उसका सम्मान करो जो अपने हिस्से का दूसरे के लिए दे। जो यहां दान देता है, नाम बुलवाता है, उसका सम्मान करो। अपने घर कोई लिए बैठा, हमसे क्या मतलब है।